तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। 12 अगस्त को लक्सर पहुंचेंगे सीएम धामी। दल्लावाला गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह के आग्रह पर सीएम ने मंजूरी दी है। विधानसभा क्षेत्र को और कई सौगात दे सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 12 अगस्त को लक्सर के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और इस दौरान दल्लावाला गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। खानपुर विधायक की तरफ से उनसे आग्रह किया गया है और उन्होंने आग्रह पर मंजूरी दी है। विधानसभा क्षेत्र को और भी कई सौगात दे सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 12 अगस्त को सूबे के मुखिया लक्सर पहुंचेंगे। दल्लावाला गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और खानपुर विधायक के आग्रह पर सीएम ने मंजूरी दी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई और योजनाओं की सौगात लक्सर के लोगों को दे सकते हैं। 12 तारीख को लक्सर पहुंचेंगे और वहां पर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, क्या जानकारी मिल पा रही है 12 तारीख के उनके दौरे को लेकर? क्या कुछ वहां पर इस दौरान रहेगा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आगामी 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। खानपुर विधायक के चैंपियन के आग्रह पर सीएम ने कार्यक्रम को यह मंजूरी दी है। सीएम के कार्यक्रम से खानपुर के जो लोग हैं उनको सिडकुल सहित अन्य कई और विकास कार्यों की घोषणाओं की जो उम्मीद है। खानपुर विधायक जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में पिछली कांग्रेस सरकार के समय खानपुर के जो दल्लावाला गांव है उसमें राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई गई थी। लेकिन कॉलेज जब तक जो है विधायक जो चैंपियन थे वह भी कांग्रेस में थे। कॉलेज जो अभी तक जो गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल के कमरों में चल रहा था, हाल ही में जो विधायक के जो प्रस्ताव है उस पर उच्च शिक्षा विभाग ने दल्लावाला कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। और गत दिवस जो विधायक हैं उन्होंने जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर भवन के शिलान्यास करने की मांग की थी। विधायक ने बताया है कि सीएम ने शिलान्यास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है और इसी आगामी अगस्त को मुख्यमंत्री दल्लावाले के राजकीय महिला डिग्री कॉलेज पहुंचकर पूजा पाठ करके नए भवन का शिलान्यास करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रीति, खानपुर के जो लोग हैं सीएम से भवन के जो शिलान्यास के साथ साथ क्षेत्र के लिए कई और विकास जो बिल्कुल, यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि कई और सौगात यहाँ पर दी जा सकती है सीएम की तरफ से। शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगामी चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। देहरादून के साथ हल्द्वानी भी जा सकते हैं जेपी नड्डा। आगामी चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं जेपी नड्डा। देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी जा सकते हैं और यहां पर पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं उनकी तरफ से नड्डा के दौरे की जानकारी दी गई है, पुष्टि की गई है कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर जेपी नड्डा जो है उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं? कहा जा रहा है कि 20 और 21 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। बिल्कुल कृषि, आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो 20 और 21 को जो है उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जेपी नड्डा का दौरा है और देहरादून के साथ साथ कुमाऊं में भी, हल्द्वानी में वो जेपी नड्डा जा सकते हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 2022 के चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से तैयारी की जाए
उसको लेकर जेपी नड्डा यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, उनकी बैठक ले सकते हैं। जी। और इस दौरान क्या केवल यहाँ पर इसको चुनाव से ही जोड़कर देखा जा सकता है कि आगे की चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए या जनता की अपने अधिकारियों के अंदर जो भी छोटे मोटे विवाद हैं उनको खत्म करने की कोशिश चुनाव से पहले यहाँ पर की जा रही है? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और जो है सारी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी मूड में आ चुकी हैं। इसी को देखते हुए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। किस तरीके से 2022 की रणनीति होगी उसको लेकर चर्चाएं होंगी, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहीं पर किसी तरह की कोताही न बरती जाए, किस तरीके से 2022 का चुनाव फतेह किया जाए उसको लेकर मंथन हो सकता है और कार्यकर्ताओं में जो है जोश फूका जा सकता है कि किस तरीके से 2022 के चुनावों को लड़ा जा सकता है, किस तरीके से जीत यहाँ पर हासिल की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के आने से संगठन और कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो भी है उन सभी लोगों के साथ समन्वय दिखाकर उनकी बैठक ली जा सकती है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर उनमें जो है जान फूकने की कोशिश जेपी नड्डा यहाँ पर आगे करेंगे। बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो ये दौरा काफी अहम उनका रहने वाला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 21 और 20 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। हाल ही में यूपी के दौरे पर थे और अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रकाश सुमन ध्यानी की भारतीय, यूनानी एवं चीनी दर्शन पर आधारित पुस्तक विश्व इतिहास दर्शन का विमोचन किया और उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को चरितार्थ करती है। इस किताब में सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ समस्त विश्व के पौराणिक धर्मों का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये किताब छात्रों, युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक लाभदायक होगी और नई शिक्षा नीति के विचार को जन जन तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होगी। उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से उफ्तारा को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मान कार्यक्रमों के माध्यम से हमें युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी के लिए प्रेरित करना होगा और लोक कलाकारों का सम्मान करना उनके लिए भी गर्व का विषय है। चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तरकाशी में भूस्खलन से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। 2 दिन से यहाँ पर कबूतरी हाईवे गाड़ी से उतरकर नदी पार करने के लिए लोग जो है मजबूर हो रहे हैं। काफ़ी दिक्कत भूस्खलन की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही है। लगातार बोल्डर और मलबा गिरने से हाईवे को बंद किया गया है। हाईवे बंद के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और रास्ते में मलबा हटाने का कार्य भी लगातार जारी है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें रास्ता पार करना पड़ रहा है, नदी पार करनी पड़ रही है। दरअसल यहाँ पर मलबा बार बार गिर रहा है और ऐसे में रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। गाड़ी से उतरकर नदी पार करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। नदी को लोग रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं और ऐसे में लोग अपनी जान को हथेली पे रखकर नदी पार कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। काफी खतरनाक ये हो सकता है और यहाँ पर फिलहाल की क्या स्थिति है? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी ने इन हालातों की सुध ली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां और नाले जो उफान पर है और वहीं कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो रास्ते हैं वो जो दुर्लभ हो जाते हैं। जो बारिश के कारण जहां नदियां उफान पर हो जाती हैं, वही रास्तों में आने जाने के लिए पानी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं लोग रस्सियों का सहारा लेते हैं। वहीं कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रस्सी का सहारा लेना गलत है और प्रशासन इसके लिए बिल्कुल मना करता है। जी प्रीति, और कितना समय लग सकता है रास्ते से मलबा हटाने में? कब रास्ता दुरुस्त हो सकता है?
जी बिल्कुल, शासन प्रशासन से बात हुई है हमारी, जब उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द ये मलबा हटाया जाएगा और जल्दी रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर बनी हुई है और वहीं उनका कहना है कि जल्द से जल्द रास्ते को खोल दिया जाएगा। जी प्रीत। और ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग और नहीं है लोगों की आवाजाही के लिए? क्या ये एक मजबूरी है कि नदी पार ही करनी पड़ेगी उन्हें? जी थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो दूसरे रोड है वो ज्यादा किलोमीटर से घूम कर आने पड़ते हैं। वहीं देखने वाली बात यह है कि जल्द से जल्द ये रास्ता अगर नहीं खोला जाता है तो ग्रामीणों को रस्सियों का सहारा लेकर जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही है जो कहीं ना कहीं किसी हादसे को दावत देती हुई नजर आ रही है। जी प्रीति। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है, नदी पार करनी पड़ रही है रस्सी के सहारे। हालांकि वैकल्पिक रास्ते हैं लेकिन लंबे होने की वजह से ग्रामीण उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विकासनगर में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। विकासनगर में भी पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ से। कालसी चक्राता मोटरमार्ग बाधित हो गया है। सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। मार्ग खोलने में लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है। यातायात बहाल करने में दिक्कत जरूर आ रही है लेकिन अभी कोशिश जरूर की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को फिर से बहाल किया जाए। सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मलबा गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। ऐसे में दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं लोग। कालसी चक्राता मोटरमार्ग बाधित हो गया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहाड़ जो हैं वो लगातार दरक रहे हैं और ऐसे में यातायात ठप होता जा रहा है भूस्खलन की वजह से। विकासनगर में ये घटना घटी है जहां पर पहाड़ गिरा है और ऐसे में रास्ता बाधित हो गया है। कालसी चक्राता मार्ग बाधित हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़क को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी दिक्कतें यहां पर आ रही हैं लेकिन लगातार कोशिश जारी है जल्द से जल्द इस मार्ग को बहाल किया जाए ताकि लोग जाम से छुटकारा पा सकें। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गोविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद शर्मा, यहाँ पर जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि पहाड़ दरकने की वजह से रास्ता बाधित हो गया है, अब फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कुछ हद तक रास्ता खुल पाया है? मैम जैसा कि देखा जाए जो लगातार हो रहे बारिश से जो भूस्खलन लगातार हो रहे उससे जो नेशनल हाईवे बंद हो चुका है और जो भी हालात है बारिश हो रही है इसके चलते रास्ते को खोलने में दिक्कत आई है। जी, कितना और समय लग सकता है रास्ते को खोलने में? मैम लगभग इतने समय 12 बजे तक माना जा रहा है कि रास्ता खोल दिया जाएगा। और जब तक जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है? जौनसार बावर की जो लाइफ लाइन कहने वाली जो एकमात्र सड़क है मैम जो जौनसार बावर को जोड़ती है, लेकिन 12 बजे तक बारिश रहेगी। इससे अलावा कोई रास्ता है नहीं जो जौनसार बावर में जा सके। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो लोग जाम में फंसे हुए हैं, इतनी देर से फंसे हुए हैं और कुछ घंटे उनको और इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे में उनके लिए कुछ सुविधा का यहाँ पर इंतजाम किया गया है? जी मैम, पूरे प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के विभाग वाले सब मौजूद है। लगातार जो लोग यहाँ पे फंसे उनकी जो भी मदद करने के लिए प्रशासन आगे आया है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ घंटे और यहाँ पर लग सकता है इस मार्ग को खोलने में क्योंकि बारिश हो रही है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ
1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 380 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबरों की रुख करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाबंदियों के बावजूद हरिद्वार में लापरवाही देखने को मिल रही है। हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लाखों श्रद्धालुओं ने अमावस्या के मौके पर स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। कोविड नियमों की धज्जियां इस दौरान जमकर उड़ाई गई हैं। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घाटों पर स्नान किया गया। भीड़ के बाद अब कोविड संक्रमण के खतरे की आशंका यहाँ पर अपने आप बनती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें आप इसकी देख सकते हैं, जहां एक और कावड़ यात्रा को संक्रमण के चलते रद्द कर दिया था, वहीं अमावस्या के मौके पर नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। भारी संख्या में श्रद्धालु अमावस्या के मौके पर यहां पर पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया। और ऐसे में यहां पर तीसरी लहर की संभावना जो जताई गई है, इस तरीके के हालातों को देखकर उसे नकारा नहीं जा सकता। पाबंदियां हैं, उसके बावजूद यहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने अमावस्या के मौके पर स्नान किया है और इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई और ना ही किसी ने मास्क लगाया। तो जमकर यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, पाबंदियां लगाई गई हैं और संक्रमण ना फैले इसके लिए कावड़ यात्रा को भी रद्द किया गया। लेकिन इसके बावजूद यहां पर लोग मानने को तैयार नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने यहां पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता के लिए जनता ही बनाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की ओर से विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सभी प्रभारी 30 अगस्त तक सभी 13 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस बार जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं वो जनता का चुनाव घोषणा पत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता से ही हम लोग सुझाव मांग रहे हैं और इसके लिए हमने एक व्यापक कार्यक्रम तय किया है। व्यापक कार्यक्रम में 30 अगस्त तक हमारे समिति के तमाम इम्पोर्टेंट लीडर्स राज्य के प्रत्येक जनपद में जाएंगे और जनपदों में जाकर के विधानसभा तक जाकर के अपने पार्टी के नेताओं से तो राय मशवरा करेंगे ही करेंगे। प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए अब कुछ भी ज्यादा समय यहां पर कह सकते हैं कि नहीं बचा है और ऐसे में इस कम समय में ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहती हैं। चुनावी मैदान में उतरने के लिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक
टिहरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने घनसाली में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अध्यक्ष मदन कौशिक ने तमाम विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। इसके साथ ही जन जन तक बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया। दिसंबर तक का रोड मैप बना है। उस रोड मैप के आधार पर हम जिला, मंडल, विधानसभा, हमारा शक्ति केंद्र, हमारा बूथ, हमारा पन्ना, हमारे पन्ने के बैठक को लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा तक का कार्यक्रम है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा एक कार्यक्रम है। हमने अभी 254 हमारे मंडल है, 254 मंडलों का 52 मंडलों का कार्यक्रम पूरा किया है। अब इसके बाद 70 कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यूएशन में चलेंगे। इस बीच में हमारा बूथ का वेरिफिकेशन और ये सारे काम चलेंगे। यानी चुनाव को लेकर जो हमने रोड मैप तैयार किया था उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देहरादून में तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या मौजूद रही। बता दें कि कार्यक्रम में 22 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। स्वागत करेंगे। तालियों की गूंज अभी कम है। उनकी सहायता करने का काम किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता, सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब बच्चों के पोषण का काम किया है, उनको भी जो है इसमें सम्मानित किया है। तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर आप पार्टी ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। संजय भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिए जाने को वीरांगनाओं का अपमान बताया। कि हमारी राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली जी, जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े, 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े और जीते, चांदकोट से लेकर सल्ट तक जीता। क्या उनके नाम से जो पुरस्कार वितरण कर रही है सरकार, उसका राजनीतिकरण होना चाहिए था? इस प्रकार से इन महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, उनको उत्तराखंड का तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कि यह कैसा चयन है। क्या जिला समितियां और प्रदेश समिति जो तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयन करती हैं, वो सक्षम है चयन करने में? उनके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। उत्तराखंड का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। सत्र के लिए तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को लेकर खबरफास्ट से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, ये जानना चाहूँगा कि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, क्या क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हैं और 23 तारीख से अपने इसी देहरादून में विधानसभा का सत्र शुरू होगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सत्र ये जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी हो रहा है। कोरोना का जिस प्रकार से प्रकोप रहा और वो सारी समस्याएं सामने रही, लेकिन सारी तैयारियों को हम लोग कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे पूरी तैयारियां करेंगे और सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर, अगर विकास के मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो कितने क्वेश्चंस अब तक विधानसभा में जो है आ चुके हैं? अभी आज तो क्योंकि इतवार है, परसों तक हमारे पास 697 प्रश्न आ चुके थे विभिन्न माननीय विधायकों के माध्यम से और अभी तो ये क्रम जारी है, अभी और भी आएंगे। सर, अगर कोरोना प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर इस बार क्या खास तैयारियां विधानसभा सत्र के अंदर है? मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान न करे कोरोना की कोई प्रकोप और बढ़े। अभी तक चूँकि नियंत्रित है, लेकिन अभी हालात को देखते हुए हम उस तरह की तैयारी करेंगे। यदि माना ये लगा कि हमें कोरोना के मद्देनज़र ही वो कार्यक्रम करना है, तो हमने इससे पहले भी 2 सत्र चलाए हैं और ये तो तब भी चलाए थे जब कोरोना अपनी पीक पे था। तो अब तो कोरोना बहुत नियंत्रित है। ऐसी स्थिति आई तो हम वो प्रोटोकॉल का भी फॉलो करेंगे और उसी तरह से तैयारी करेंगे जो आज से पहले हमने 2 सत्र पहले की थी। मुझे लगता नहीं कि उन तैयारियों में हमें कोई दिक्कत आई, क्योंकि हम 2 बार पहले कर चुके हैं।
यानी कि ये माना जाए कि जो पिछले सत्रों में जो देखने को मिला वो इस बार नहीं होगा, सदन जो है सामान्य तौर से चलेगा। अब सदन कैसे चलेगा ये तो माननीय विधायकों पर निर्भर करता है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादातर अभी तक मेरे इस 4.5 साल के कार्यकाल में सत्र 1-2 बार को छोड़ दूँ तो बहुत व्यवस्थित भी चले हैं और बहुत शांतिपूर्ण चले हैं। और मैं सभी माननीय विधायकों से आपके माध्यम से अपील भी कर रहा हूँ कि ये सत्र भी अच्छा जाए, अपने सवाल, अपनी बात, अपने जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये मौके बहुत कम मिलते हैं और जब मिलते हैं तो उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं, सरकार से सवाल करें, सरकार उसमें फिर अपना जवाब दे और शालीनता से और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो भी माननीय विधायक के हैं वो इसमें आने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबरफास्ट, देहरादून। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स पिछले 1 हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अपनी मांगों को लेकर यहां पर आशा वर्कर्स ने काम का बहिष्कार किया है। आशा वर्कर को कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने अपना समर्थन दिया और सरकार से आशा वर्कर्स की मांगें पूरी करने की अपील की है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने। और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि 1 हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।